हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी ड्रामा रिव्यू। गाइज, मैं आज एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप बाइलू के फ़ैन हो तो इस वीडियो को भूलकर भी मिस मत करिएगा। बाइलू का एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा रिलीज़ हुआ है जिसका नाम है मूनलाइट मिस्टिक। गाइज, ये ड्रामा एक नंबर है। अगर आप द एंड ऑफ द मून देखा है और आपको उसमें बाइलू का कैरेक्टर पसंद आया है तो इस ड्रामा को भी भूलकर मिस मत करिएगा, क्योंकि इसमें भी बाइलू का जो कैरेक्टर है, जो उसे प्रेजेंट किया गया है, उसकी जो एक्टिंग है और इस ड्रामा की जो स्टोरी है टॉप लेवल की है। आप भूलकर भी मिस मत करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको मैं इस ड्रामा की स्टोरी भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ और इसका रिव्यू भी करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आप बाइलू के फ़ैन हो तो चलो बिना किसी देरी के हमारे इस छोटी सी रिव्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस ड्रामा के बारे में मैं बात कर रही हूँ उस ड्रामा का नाम है मूनलाइट मिस्टिक। गाइज, ये ड्रामा 2025 में ही रिलीज़ हुआ है। अभी ये ऑनगोइंग ड्रामा है। इस ड्रामा में आपको टोटल 40 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिसका रन टाइम आपको 1 आवर 47 to 45 मिनट के आसपास देखने को मिलेगा। ये ड्रामा आपको इची के ओरिजिनल ऐप में देखने को मिलेगा। इस ड्रामा की जो स्टोरी है वो पूरी तरह से ही बाइलू के ही इर्द गिर्द घूमती है। इस ड्रामा में बाइलू का नाम होता है बाईशाओ, जिसे बचपन से ही एक इमोर्टल बनने का सपना होता है और उसके लिए वो बचपन से ही बहुत सारे इमोर्टल वाले तिलिस्मिम टोइस्ट वाले सारे जो भी होते हैं वो सब कुछ सीखने लगती है। इस दुनिया में जितने भी इमोर्टल वाले बुक्स होते हैं वो सारे रीड करती है बचपन में। और एक दिन क्या होता है, बचपन में वो अपनी जो बड़ी सिस्टर होती है, उससे छोटी जो सिस्टर होती है बाईशू, उसे लेकर उनके यहाँ एक फेस्टिवल होता है, तो वो अपनी सिस्टर के साथ उस फेस्टिवल में जाती है रात को। और बचपन में वो उस फेस्टिवल में वो बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, लेकिन अचानक से ही उन पर एक वोल्फ डीमन अटैक कर देता है और उससे वो बचने के लिए भागते हैं। लेकिन वो वोल्फ डीमन को बचाने के लिए अपनी सिस्टर बाईशाओ क्या करती है, अपनी सिस्टर बाईशू को भागने के लिए कहती है, लेकिन बाईशू भागती नहीं है बल्कि उस वोल्फ डीमन के सामने चली जाती है और वो वोल्फ डीमन जो होता है उसकी छोटी सिस्टर बाईशू को मार देता है, जिसकी वजह से बाईशाओ को तो इमोर्टल बनने का सपना होता है और वो बिलीव करती है कि इमोर्टल इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो वो मून से प्रे करती है कि प्लीज़ अगर इमोर्टल इस दुनिया में सच में होते हैं तो मेरी सिस्टर को प्लीज़ ज़िंदा करो। तो वो वुल्फ उतने में ही वो वुल्फ बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और वो उसकी सिस्टर को मारने के बाद वो उसे भी मारने के लिए जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को डीमन बना दूंगा, ऐसे कर दूंगा। उतने में ही जो मून होता है वो पर्पल मून में चेंज होता है और वहाँ से एक इमोर्टल नीचे आ जाता है और वो उस वोल्फ डीमन को वैनिश कर देता है पूरी तरह से। और बाईशाओ कहती है कि आप इमोर्टल हो तो प्लीज़ मेरी सिस्टर को बचाओ। तो इमोर्टल कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को हम बचा नहीं सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुकी है और मैं किसी के भी लाइफ एंड डेथ में इंटरफेयर नहीं कर सकता। पर बाईशाओ कहती है कि प्लीज़ मैं इमोर्टल बनना चाहती हूँ और मैं आपको कैसे भी करके ये रीपे करूँगी, मैं अपनी खुद की लाइफ देकर आपको रीपे करूँगी, ऐसे बाईशाओ कहती है उस इमोर्टल से। तो वो इमोर्टल ये सुनकर कहता है कि तुम रीपे करोगी अपनी लाइफ देकर मुझे। तो वो इसलिए उसकी सिस्टर को बचा लेता है। उसकी सिस्टर ऑलरेडी मर चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो इमोर्टल बाईशाओ की बातें को मानकर वो उसकी बातों पर पिटी होकर वो उसकी सिस्टर को लाइफ दे देता है। पर जाते जाते वो इमोर्टल बाईशाओ की माथे पर कुछ ऐसा निशान देता है और वो उसमें कुछ ऐसे पावर्स भर देता है, जिसकी वजह से बाईशाओ वहाँ पर बेहोश हो जाती है और उसकी सिस्टर भी बेहोश हो जाती है वहाँ पर। और जब इमोर्टल वहाँ से जा रहा होता है तो बाईशाओ उसे देखती है पीछे से, उसका फेस वो पूरी तरह से देख नहीं पाती है, तो वो उसे जाता हुआ देखती है, उसके बैक साइड को ही देखती है। और जब वो उसे वापस लेकर आते हैं तो वो बेहोश हो चुकी होती है बाईशाओ। तो वो उठ जाती है, बाईशू को देखकर वो पूछती है कि क्या तुम्हें वो इमोर्टल याद है जिसने हमें बचाया। तो वो कहती है कि कौन इमोर्टल और क्या। तो इससे समझ आता है कि जब इमोर्टल जा रहा था तो उसकी पूरी मेमोरी को इरेज कर देता है बाईशू के, लेकिन बाईशाओ को सब कुछ याद रहता है।
तो वो फादर भी कहते हैं कि ये तुम क्या बात कर रही हो, मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें कि तुम इमोर्टल वाली बातें मत किया करो। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी सिस्टर जो होती है उसकी तबीयत फिर से अचानक से बिगड़ जाती है और वहाँ पर कितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी सिटी में, निंगनांग सिटी में, वो कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर पाते, उसको क्योर नहीं कर पाते उसकी बीमारी को, बाइशू की। तो एक टूरिस्ट वहाँ से जा रहा होता है तो उसका इलाज करते हुए कहता है कि अगर ये निंगनांग सिटी में रही, मॉर्टल सिटी में रही, तो इसके ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है, तो इसे कहीं दूसरी जगह पर भेजना चाहिए। तो बाइशू अपने फादर से कहती है कि प्लीज़ मेरे सिस्टर को बचाओ, कोई ना कोई डिसीजन लीजिए फादर आप। तो उसके फादर भी डिसीजन ले लेते हैं उसकी सिस्टर को उस टूरिस्ट के साथ ही वो भेज देते हैं। उसके बाद वो उसका और उसकी सिस्टर का पूरी तरह से कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है और लोगों के बीच में उसके जो फादर होते हैं बाइशू के, वो उस सिटी के गवर्नर होते हैं। तो यही न्यूज़ फैल जाती है कि गवर्नर की एक बेटी तो गायब हो चुकी है और दूसरी बेटी जो है, बड़ी बेटी जो है वो इमोर्टल बनने के पीछे पागल हो चुकी है। दिनों बाद उसके फादर ना एक लड़के को अपने घर में लेकर आते हैं। वो एक हॉटबन स्टॉल का एक मालिक का बेटा होता है जिनके पेरेंट्स की एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी होती है। उसका नाम चांगजाओ होता है। वो उस चांगजाओ की और अपनी बेटी बाइशाओ की एंगेजमेंट करवा देते हैं। बाइशाओ को भी अच्छा नहीं लगता कि इसकी छोटी उम्र में उसकी शादी तय कर रहे हैं उसके फादर। और फिर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं बाइशाओ को इमोर्टल बनना होता है, इसलिए वो चांगजाओ भी उसके बातों पर हंसता नहीं था, इसलिए वो उससे बात करना अच्छा लगता था। लेकिन वो उनके एंगेजमेंट को कभी सीरियसली नहीं लिया था और ना ही चांगजाओ भी ये सारे बातों को सीरियसली लेता था और ना ही उसके सामने कभी जिक्र करता था। थोड़े दिन बाद वो बड़े हो जाते हैं और उसकी मुलाकात एक दिन टूरिस्ट बनने के लिए उसकी फ्रेंड बताती है कि एक आदमी है जो इस गांव में, इस निंगनांग सिटी में आया है और वो पाविलान में रहता है, वही तुम्हें इमोर्टल बना सकता है, इटर्नल बना सकता है। तो बाइशा वहाँ पर जाती है। तो वहाँ उसकी मुलाकात हमारे इस ड्रामा के मेन लीड से होती है जिसका नाम होता है फैन्यूई। एक डीमन होता है और बाइशा उसके पास जाती है। लेकिन फैन्यू के पास एक डिज़ायरलेस स्टोन होता है जो कि वो कभी भी एक्टिवेट नहीं कर पाता है, लेकिन बाइशाओ के हाथ टच करते ही वो डिज़ायरलेस स्टोन एक्टिवेट हो जाता है। फैन्यू के लिए ये बहुत ही शॉकिंग था क्योंकि एक ह्यूमन एक डिज़ायरलेस स्टोन को कैसे एक्टिवेट कर सकता है। तो फिर से बाइशाओ के फादर वहाँ पर आ जाते हैं कि वो एक पाविलान में आई है और एक डीमन के पास आई है और वो उसे ले जाते हैं और उसे बहुत मारते पीटते हैं और उसे गुस्सा करते हैं कि तुम अब मदर की डेथ एनिवर्सरी पर नहीं रही और तुम उस डीमन के पास चली गई, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम इमोर्टल बनने का सपना छोड़ दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये कहकर उसके फादर उसे मारते हैं। लेकिन बाइशाओ को तो इमोर्टल बनना था, तो वो नेक्स्ट डे फिर से पाविलान जाती है और वो फैन्यू से मिलती है और उससे 2-3 क्वेश्चन पूछती है। अगर तुम्हारे पास पावर्स है तो तुम मुझे अपने पावर्स दिखाओ। तो इसके लिए वो फिर से क्योंकि उसे डिज़ायरलेस स्टोन एक्टिवेट करना था तो वो बाइशाओ जैसे कहती है वो करती है, 2 क्वेश्चन का उसके आंसर देती है और उसे अपने पावर्स का स्किल भी दिखा देता है। और फिर से वो बाइशाओ के फैन्यू के पास जो डिज़ायरलेस स्टोन होता है वो बाइशाओ के फोरहेड पर लगा देता है, जिसकी वजह से वो फिर से एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन बाइशाओ कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें ऐसे करने के लिए नहीं कहा है और ना ही कोई इटर्नल्स या ऐसे कुछ कर पाते हैं और ना ही किसी को ऐसे टच करने की इजाज़त होती है। ऐसे ही वो करते रहती, उससे क्वेश्चंस करते रहती है। उतने में ही नीचे चांगजाओ आ जाता है जो कि उसका मंगेतर होता है। तो वो फैन्यू को देखकर वो समझ जाता है कि इसका ऑरा बहुत ही अजीब है, ये बहुत ही अलग दिखता है। चांगजाओ को ऐसा लगता है फैन्यू को देखकर। फैन्यू भी समझ जाता है कि ये एक इटर्नल है तो एक ह्यूमन के साथ उसका क्या रिश्ता हो सकता है। तो वो तभी बाइशाओ भी उसके साथ फैन्यू के साथ आती है तो वो बताता है कि ये मेरी मंगेतर है। तो फैन्यू को ये बात थोड़ी अजीब भी लगती है कि एक ह्यूमन और एक इटर्नल के एंगेजमेंट कैसे हो सकती है, या फिर इनको पता नहीं है कि वो इटर्नल है। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि चांगजाओ जो होता है एक इटर्नल होता है। अब वो बाइशाओ की फैमिली में कौन से मकसद से आया है ये तो हमें अभी तक पता नहीं चला। आगे जब आप ये स्टोरी देखोगे, ये ड्रामा देखोगे तो आपको पता चलेगा। और रात में फिर से बाइशाओ पाविलान आती है फैन्यू के पास क्योंकि उसके पीछे और एक वोल्फ डीमन लगा हो।
थ्रेटनिंग से भी उसे भगाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। जैसे ही बाइशा उस फेन्यू के पास आती है, वो डीमन भी आ जाता है। तो फेन्यू क्या करता है, बाइशा को हाथ में कट मारता है और उसके ब्लड से उस डीमन पर वो थ्रेटनिंग का फेंक देता है, जिसकी वजह से वो डीमन नीचे गिर जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो डीमन फिर से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। तब फेन्यू को समझ में आता है कि इसमें कुछ तो अजीब पावर है बाइशाओ के अंदर, जिसकी वजह से, इसके ब्लड की वजह से उस डीमन में और भी ज़्यादा पावर आ गया और वो फिर से इस पर अटैक करने लगा। और वो डिज़ायरलेस स्टोन फेंक कर उस डीमन को वैनिश कर देता है। और वो बाइशा को मना करता है कि तुम उस डिज़ायरलेस स्टोन को मत पकड़ो हाथ में, लेकिन बाइशा वो डिज़ायरलेस स्टोन पकड़ लेती है हाथ में, जिसकी वजह से वो दोनों एक लूनार हिडन सी पर पहुंच जाते हैं। जो डिज़ायरलेस स्टोन होता है वो बाइशा की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। वो डिज़ायरलेस स्टोन उसे अपना मास्टर बना देता है। तो गाइस, यही सब जानने के लिए कि उस लूनार हिडन सी में पहुंचने के बाद और आगे फेन्यू और बाइशा के बीच में क्या होता है, क्या बाइशा इटर्नल बनेगी या फिर एक डीमन के पास साथ आकर वो क्या करेगी, यही सब जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखना होगा। गाइज, ये ड्रामा सच में वर्थ इट है। अगर आपने अभी तक देखना स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको ये छोटा सा रिव्यू और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में नए ड्रामा के अपडेट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।